बीएससी पार्ट थर्ड की आज की क्लास में हम न्यूक्लियर में पढ़ने जा रहे हैं बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियन। इसको हम फाइंड आउट करेंगे क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियन नाभिक में बंधन ऊर्जा प्रति द्रव्यमान संख्या का जो अनुपात है, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी और जो द्रव्यमान संख्या है ए, उसका अनुपात ही क्या कहलाता है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कहलाता है। तो यहाँ हम इसको फाइंड आउट करते हैं बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। तो ये रही आपकी बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियन इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन द्रव्यमान संख्या ए। तो बाइंडिंग एनर्जी को हमने EB के द्वारा रिप्रेजेंट किया है अपॉन ए, और EB अपॉन ए का जो अनुपात है वो आपके निकल के आता है Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू C स्क्वायर डिवाइड बाई A। ये तो हो गया आपके बाइंडिंग एनर्जी और ये हो गया आपके द्रव्यमान संख्या, यानी कि इसको कहते हैं हम पूरे पद को बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, और इसकी जो यूनिट होगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन के रूप में। अब जो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के आधार पर कुछ जो तत्व हैं उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियॉन्स और द्रव्यमान संख्या के मध्य एक प्रायोगिक वक्र खींचा गया है। तो हम इस प्रायोगिक वक्र की व्याख्या करेंगे, प्रायोगिक वक्र को समझेंगे कि प्रायोगिक वक्र के में क्या क्या जानकारी दी गई है। तो ये इस अक्ष पे तो जो है आपके बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियन है और इस अक्ष पे आपके द्रव्यमान संख्या है। तो उपयुक्त जो प्रायोगिक वक्र है वो इस तरह से बनता है। तो इस वक्र में यदि हम देखें तो पहला बिंदु ये बनता है कि जो वक्र है, उपरोक्त वक्र में जो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन है वो उसका मान धीरे धीरे जो है बढ़ता जाता है, और बढ़ते हुए A बराबर 56 पर इसका मान अधिकतम हो जाता है। और A बराबर 56 से यदि हम आगे बढ़ते हैं, द्रव्यमान संख्या आगे बढ़ाते हैं, तो इसका मान फिर जो है धीरे धीरे घटता चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हीलियम है, ऑक्सीजन है, इनके लिए जो वक्र है वो इस तरह से रहता है। और यहाँ A बराबर 20 पर जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन यहाँ रहती है। इसके बाद हम देखें तो जो Fe है, Fe के लिए हम देखें तो इसके लिए जो मैक्सिमम एनर्जी का जो मान है वो होता है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। इस तरह से इस वक्र के बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं। यहाँ से हम देखें तो इस वक्र के अनुसार जो है A बराबर 56 पर जो है इसकी वैल्यू 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन आती है। और यदि हम इस पूरे वक्र में यदि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू का जो एवरेज वैल्यू निकाले तो वो जो एवरेज वैल्यू है लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन के करीब आती है। तो एवरेज वैल्यू जो है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब रहती है। और इसमें के लिए जो नाभिक लिए जाएंगे वो एवरेज वैल्यू के लिए वो नाभिक होंगे 20 से और 180 के बीच के नाभिक लिए जाएंगे, जिनकी द्रव्यमान संख्या 20 से 180 है। उनके जो है नाभिकों के लिए यदि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू निकालें एवरेज वैल्यू, तो वो आएगी आपके 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब।
यहाँ से दो और रिजल्ट निकल करके आते हैं। दो रिजल्ट इस तरह से हैं कि जब कोई भारी नाभिक जो है वो दो हल्के नाभिकों में विघटित होता है, तो विघटित होने से जो बाइंडिंग एनर्जी वक्र है, तो बाइंडिंग एनर्जी जो वक्र है उसका केंद्रीय भाग Fe56 की ओर झुकाव लेता है। किसकी ओर? Fe56 की ओर झुकाव लेता है, उसकी ओर मुड़ जाता है, जिससे बंधन ऊर्जा में, जिससे उसकी बाइंडिंग एनर्जी में क्या होती है? वृद्धि होती है। बाइंडिंग एनर्जी में वृद्धि होने का मतलब ये है कि इससे स्पष्ट है कि जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है, इस नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में जो है बहुत अधिक मात्रा में जो है यहाँ पर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यहाँ यही फैक्टर हमें देखने को मिलता है नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं में। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं में हम देखें तो नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं में दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो भारी नाभिक के निर्माण के समय ये जो बाइंडिंग एनर्जी वक्र है वो फिर से जो है Fe56 की ओर झुकाव लेता है, और यहाँ इससे हमें स्पष्ट होता है कि जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अपेक्षा जो है बहुत अधिक मात्रा में जो है एनर्जी यहाँ पर निकलती है, और यहाँ इसके Fe56 की ओर झुकाव के कारण इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो बहुत अधिक होती है, और बाइंडिंग एनर्जी जितनी अधिक होगी वहाँ ऊर्जा का उत्सर्जन उतना ही अधिक होता है। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं में जो है ऊर्जा का उत्सर्जन बहुत अधिक मात्रा में रहता है। तो ये थी कुछ बात फैक्टर्स। अब इसके अलावा यदि हम बात करें न्यूक्लियन और प्रोटॉन की संख्या, जहाँ 2, 8, इसके अलावा जो है 20, 28, 50, 82 हो, तो उन कंडीशंस पे जो है बंधन ऊर्जा का जो मान है समीपवर्ती नाभिकों की बाइंडिंग एनर्जी से क्या होता है? अधिक होता है। इन जो 4 है, 16 है, इसके अलावा 28 है, जो 50 है, इन न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या वाले जो नंबर्स हैं जो अभी मैंने बोले, उन पर जो है बाइंडिंग एनर्जी का मान उनके निकटवर्ती जो नाभिक हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी की तुलना में इनका मान क्या होता है? इनकी बाइंडिंग एनर्जी अत्यधिक होती है, और इसी कारण इन नाभिकों को जो है, ये जो नाभिक हैं वो अधिक स्थायी होते हैं, और ऐसे नाभिकों जिनकी न्यूट्रॉन प्रोटॉन संख्या जो है 2, 8, 20, 28, 50, 82 के रूप में होती है, ये विशेष मान रखते हैं, और विशेष मान होने के कारण इनको मैजिक नंबर भी कहा जाता है, मैजिक नंबर वाले नाभिक भी कहा जाता है इनको। तो जो 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, और इसके अलावा जो है 28 है, तो 50 है, 82 है, इन न्यूट्रॉन प्रोटॉन संख्या वाले जो नाभिक हैं इनको मैजिक नंबर वाले नाभिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके जो निकटवर्ती जो नाभिक हैं उनकी तुलना में इनकी जो बंधन ऊर्जा है वो क्या होती है? अधिक होने के कारण ये अधिक स्थायी होते हैं। तो इससे आगे हम बात करते हैं। ये तो था हमारे आज का टॉपिक, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। नाभिकीय मॉडल। नाभिकीय मॉडल के अंतर्गत 2 मॉडल लिए जाते हैं, नाभिकीय द्रव गुण मॉडल और दूसरा होता है शेल मॉडल। द्रव गुण मॉडल इसे लिक्विड ड्रॉप मॉडल भी कहते हैं। लिक्विड ड्रॉप मॉडल या द्रव गुण मॉडल दोनों ही तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्रव बूंद मॉडल। कई बार इससे प्रश्न पूछा गया है, द्रव बूंद मॉडल। तो देखिए, जो ड्रॉप होती है वो इस तरह से एक ड्रॉप रहती है, बूंद, और नाभिक जो होता है न्यूक्लियस वो भी एक बूंद की तरह ही माना गया है इस मॉडल के अंतर्गत। तो हम जानते हैं कि जो नाभिक है, नाभिक की बंधन ऊर्जा द्रव्यमान संख्या A, जो नाभिक है, नाभिक की जो बाइंडिंग एनर्जी है
बाइंडिंग एनर्जी व द्रव्यमान संख्या एक की क्या होती है, समानुपाती। और नाभिक का जो आयतन है, वॉल्यूम, वो भी एक के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अर्थात नाभिक में बनने वाले आकर्षण जो बंध बनता है, आकर्षण बंध के द्वारा जो बंध तैयार हो रहा है, वो द्रव्यमान संख्या ए पर क्या करता है, सीधा सीधा निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान संख्या ए पर सीधा सीधा क्या करता है, ये निर्भर करता है। अतः द्रव बूंद में भी जो है, यदि हम देखें तो ये तो बात हुई नाभिक की। यदि हम बात करें द्रव बूंद की, तो द्रव बूंद में भी परमाणुओं के मध्य उपस्थित जो आकर्षण बल है, वो आकर्षण बल यहां भी उपस्थित होता है। जो बूंद है, बूंद में जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, एक आकर्षण बल पाया जाता है। अर्थात नाभिक, और ये नाभिक की बात करें या द्रव बूंद की बात करें, दोनों में जो है आकर्षण बल पाया जाता है। यहाँ तो नाभिकीय आकर्षण बल पाया जाता है, यहाँ बूंद में जो है जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। दोनों में ही आकर्षण बल पाए जाने के कारण ये इनकी क्या हो गई, समानता। इस समानता का उपयोग करते हुए नील्स बोर ने, जो साइंटिस्ट हुए नील्स बोर तो नील्स बोर नामक जो साइंटिस्ट हुआ, नील्स बोर नामक साइंटिस्ट ने कहा कि उसने उसी के द्वारा ये द्रव बूंद लिक्विड ड्रॉप मॉडल प्रस्तुत किया गया, और उसने बताया कि नाभिक एक समान अत्यधिक घनत्व D, और इसकी जो डेंसिटी उसने बताई लगभग 10 की पावर 17 से, डेंसिटी इज इक्वल टू 10 की पावर 17 से 10 की पावर 18 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब के रूप में इसने इसकी डेंसिटी बताई। तो हम बात कर रहे थे लिक्विड ड्रॉप मॉडल की। तो नाभिक एक समान अत्यधिक घनत्व D बराबर 10 की पावर 17 से 10 की पावर 18 तथा असंपीड्य द्रवबूंद के समान माना जाता है। इसलिए इस नाभिक को एक द्रवबूंद मॉडल के रूप में भी कहा जा सकता है, और यही कहलाता है नील्स बोर का द्रवबूंद मॉडल। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, नील्स बोर के द्वारा जो है लिक्विड ड्रॉप मॉडल प्रस्तुत किया गया। उसने जो नाभिक है, नाभिक की तुलना एक लिक्विड ड्रॉप के से की, क्योंकि दोनों में ही आकर्षण बल पाया जाता है। इस आकर्षण बल का उपयोग करते हुए उसने बताया, उसने जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल दिया उसके अनुसार जो नाभिक है, नाभिक एक समान अत्यधिक घनत्व D बराबर 10 की घात 17 से लगभग 10 की घात 18 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब तथा असंपीड्य द्रव बूंद की तरह माना जा सकता है। यही जो है नील्स बोर के द्वारा दिया गया लिक्विड ड्रॉप मॉडल कहलाता है। अब लिक्विड ड्रॉप मॉडल में यानी कि लिक्विड ड्रॉप यानी कि द्रव बूंद और नाभिक में क्या क्या समानताएं पाई जाती है, यानी कि नाभिक व द्रव बूंद के मध्य समानताएं। यदि हम इनकी बात करें कि नाभिक और द्रव बूंद के मध्य क्या क्या समानताएं पाई गई, तो वो थी, पहला, नाभिक तथा द्रव बूंद दोनों का ही जो घनत्व है वो दोनों का घनत्व क्या पाया जाता है, उच्च पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करें तो घनत्व, तो दोनों का ही घनत्व क्या पाया जाता है, उच्च पाया जाता है। दूसरा, नाभिक तथा द्रव बूंद में पृष्ठ तनाव का गुण पाया जाता है।
जो नाभिक है और द्रव बूंद है, दोनों में ही क्या पाया जाता है, पृष्ठ तनाव, क्योंकि बूंद पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल होती है। तो ये दो घनत्व अधिक पाया जाता है, पृष्ठ तनाव जो है दोनों में पाया जाता है। नंबर 3, एक भारी नाभिक जो है, जैसे यदि हम बात करें किसी नाभिक की, तो एक भारी नाभिक विखंडित होकर के दो हल्के नाभिकों में बढ़ जाता है। सेम कंडीशन एक लिक्विड ड्रॉप की होती है, एक बड़ी बूंद जो है विखंडित होकर के अन्य छोटी बूंदों में डिवाइड होती है। नंबर 3, जिस प्रकार दो या दो से अधिक छोटे द्रव बूंद, जिसे छोटे द्रव बूंदें मिलकर के एक बड़ी बूंद का निर्माण करती है, इसी प्रकार नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं में दो हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। आगे यदि हम बात करें नाभिक में जिस प्रकार न्यूक्लियनों के मध्य परस्पर प्रबल आकर्षण का बल पाया जाता है, उसी प्रकार द्रव बूंदों में भी क्या पाया जाता है, प्रबल आकर्षण। जैसे यदि हम नाभिकों की बात करें तो जिस प्रकार न्यूक्लियॉन्स के मध्य, जैसे नाभिक में जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इनमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियनों के मध्य प्रबल आकर्षण का बल पाया जाता है। जिस प्रकार यहाँ नाभिकों के मध्य प्रबल आकर्षण का बल पाया जाता है, इसी प्रकार जो द्रव बूंद होती है, लिक्विड ड्रॉप होती है, लिक्विड ड्रॉप्स के मध्य भी क्या पाया जाता है, प्रबल आकर्षण का बल पाया जाता है। देखते हैं कि यदि एक बूंद पानी की यहाँ इसके निकटवर्ती यदि कुछ दूरी पर पानी की बूंद लाई जाए तो कुछ देर में जो है वो उसको अट्रैक्ट करके दोनों जो है मिलकर के एक बड़ी बूंद का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है द्रव बूंदों और न्यूक्लियॉन्स के मध्य भी क्या पाया जाता है, आकर्षण का बल पाया जाता है। तो ये था आपके लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो कि नील्स बोर के द्वारा दिया गया था। नील्स बोर ने लिक्विड ड्रॉप की जो तुलना है, नाभिक की जो तुलना है लिक्विड ड्रॉप के साथ की और उसके क्या क्या में समानताएं पाई गई, इनको हमने डिस्कस किया। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।